जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले दोस्तों हम राजा दीपचंद के बारे में बात कर चुके थे। राजा दीपचंद के बारे में हमने पढ़ा था, काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, इससे पहले हम सभी चंद शासकों के बारे में वीडियो बना चुके हैं। प्लेलिस्ट में जा कर के उत्तराखंड का इतिहास देखिए, जहाँ पे पूरा चंद्रवंश कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे दिखेगा। यदि आपको नोट्स चाहिए होंगे तो टेलीग्राम या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसका वास्तविक नाम मोहन सिंह रौतेला था, जो दीपचंद की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, गद्दी पर बैठा था। 2 साल शासन करने के बाद 1778 में यहाँ पे इसे करेक्शन कर दीजिएगा। शिवदत्त या शिवचंद कुमाऊं की गद्दी पर बैठा। मात्र कुछ ही महीने ये रहा। इतिहासकारों ने इसे मिट्टी का महादेव कहा। अगला बिंदु है, दीपचंद के परिवारजनों ने हर्षदेव जोशी, जिसे कुमाऊं का चाणक्य या कुमाऊं का विभीषण की कहा जाता है, की सहायता से गवर्नर ललित शाह को आक्रमण का निमंत्रण दिया। अब यहाँ पे हर्षदेव जोशी कुमाऊं के इतिहास में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों, जो एक नया परिवर्तन लाते हैं। आगे देखिए, 1779 में मोहनचंद व ललित शाह के मध्य द्वाराहाट के निकट बगवाली पोखर का युद्ध हुआ। अब यहाँ से आपको कुछ युद्धों को नोट करते हुए आगे बढ़ना है। बगवाली पोखर का युद्ध कब हुआ था? 1779 में। किसके मध्य हुआ था? मोहनचंद व ललित शाह के मध्य, जिसमें मोहनचंद की क्या हुई? पराजय हुई। इस प्रकार कुमाऊं पर भी गणनरेशों का आधिपत्य हो जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। अगला है दोस्तों, प्रद्युमन चंद जो पुनः राजा बना था, वो 1779 में से लेकर के 1786 तक कुमाऊं का राजा बना। यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं कि इस समय पे अगर हम लोग गढ़वाल और कुमाऊं के बारे में बात करेंगे तो एक तरीके से ये शासन था। यहाँ गढ़वाल में पंवारों का और यहाँ चंदों का। जिस प्रकार ललित शाह चंदों यानी मोहनचंद को पराजित करके वहाँ पे अधिकार कर लेता है, तो ये एक टाइम पीरियड है जहाँ पे पूरे उत्तराखंड में पंवारों का एक तरीके से शासन हो जाता है। लेकिन पंवार अपने नाम से वहाँ शासन न चला करके क्या स्थिति रहती है, वो हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। 1779 के पश्चात कुमाऊं गढ़वाल के अधीन राज्य रहा था। ललित शाह ने हर्षदेव जोशी के परामर्श से अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद के नाम पे कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया था। प्रद्युमन शाह या प्रद्युमन चंद कुमाऊं या उत्तराखंड के इतिहास का एकमात्र ऐसा शासक रहा जो गढ़वाल और कुमाऊं यानी दोनों जगहों का शासक रहा, जिसने दोनों ही राज्यों में क्या किया था? शासन किया था। अगला बिंदु है दोस्तों, हर्षदेव जोशी ने जयानंद या गदाधर जोशी की सहायता से कुमाऊं पर निरंकुश शासन किया तथा महत्वपूर्ण पदों पर अपने ही जाति के लोगों को रखा था। कुमाऊं के इतिहास में इस कालखंड को जोशी काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जोशी ने यानी हर्षदेव जोशी ने सभी महत्वपूर्ण पदों पर अपने ही जाति के लोगों को रखा था या उन्हें नियुक्त किया था। अगला बिंदु देखिए दोस्तों, लेकिन कुछ समय पश्चात मलेरिया के कारण ललित शाह की मृत्यु हो जाती है तथा गढ़वाल की गद्दी पर प्रद्युमन शाह का सौतेला भाई जयकृत शाह बैठता है। यानी जब एक तरीके से ये माना जाता है कि ललित शाह कुमाऊं की गद्दी पर अपने बेटे प्रद्युमन शाह को बैठा करके वहाँ से वापस आ रहा होता है, तो उसी समय रास्ते में हुलड़ी नामक स्थान पर मलेरिया के कारण क्या होती है? ललित शाह की मृत्यु हो जाती है और इसी समय गढ़वाल की गद्दी खाली हो जाती है, जहाँ पे इसका सौतेला बेटा यानी जयकृत शाह बैठ जाता है, प्रद्युमन शाह का सौतेला भाई। अगला बिंदु देखिए, 1786 में प्रद्युमन चंद कुमाऊं का शासन हर्षदेव जोशी को सौंप कर यानी क्या कहता है यहाँ पे कुमाऊं में कि आप अपना शासन संभाले, मैं जा रहा हूँ अपने पैतृक स्थान पैतृक गद्दी पर। यहाँ हर्षदेव जोशी को ये शासन सौंप करके ये वापस गढ़वाल की ओर आ जाता है और श्रीनगर की गद्दी पर क्या करता है? आसीन हो जाता है। इसी बीच क्या होता है? मोहनचंद यानी यहाँ पे अगर हम पंवारों के शासन की बात करेंगे तो जब हम पंवारों की वीडियो पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसे डिटेल पढ़ेंगे कि आखिरकार क्या हुआ था और कौन से यहाँ पे महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे।
इसी बीच मोहन चंद ने अपने भाई ललित सिंह और पराक्रम शाह की सहायता से, जो कि एक तरीके से प्रद्युम्न शाह का सौतेला भाई था, हर्षदेव जोशी पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। यानी वहाँ गद्दी खाली है, इसी का फ़ायदा उठा करके मोहनचंद जो पहले भी राजा रह चुका है को पुनः कुमाऊं पर क्या करता है, अपना अधिकार कर लेता है। दोनों सेनाओं के मध्य, यानी दोनों सेनाओं कौन से, मोहनचंद और हर्षदेव जोशी की सेना ने 1786 में पाली गांव का युद्ध हुआ, ये आपको ध्यान देना है, जिसमें मोहनचंद विजय हुआ तथा हर्षदेव जोशी भाग करके श्रीनगर आ जाता है। ये अगला बिंदु है। अब हर्षदेव जोशी कुमाऊं का शासन छोड़ करके गढ़वाल में आ गया, यहाँ पे शरण लेता है और पुनः कुमाऊं में मोहनचंद गद्दी पर बैठ जाता है। और इस प्रकार मोहनचंद कुमाऊं के इतिहास का ऐसा राजा है जो 2 बार गद्दी पर बैठता है। 1786 से लेकर के आपका 1788, यानी यहाँ पर भी 2 वर्षीय शासन कर पाता है। अगला बिंदु है दोस्तों, हर्षदेव जोशी ने पुनः एक बड़ी सेना लेकर मोहनचंद व लाल सिंह को पराजित किया। मोहनचंद कुमाऊं के इतिहास में एकमात्र ऐसा राजा रहा जो 2 बार गद्दी पर बैठता है। हर्षदेव जोशी ने कुछ समय के लिए शिवदत्त को गद्दी पर फिर से बैठा दिया था। हर्षदेव जोशी ने क्या किया था, पुनः शिवदत्त को गद्दी पर बैठा दिया था। इससे पहले जो हम शिवदत्त के बारे में हमने बात किया था वो करेक्शन नहीं था, सही होगा, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो ये शिवदत्त यहाँ पे राजा बन रहा है, इसका टाइम पीरियड ये बिल्कुल सही है आपका 1788 में, ये आपको ध्यान देना है। 1788 में पुनः क्या करता है, यहाँ पे हर्षदेव जोशी क्या करता है, शिवदत्त को गद्दी पर बैठा देगा। आगे देखिए दोस्तों, लेकिन क्या होता है, पुनः मोहनचंद लाल सिंह और फैजुल्ला खां की सहायता से हर्षदेव जोशी पर आक्रमण किया। हर्षदेव जोशी पुनः भाग करके गढ़वाल में आ जाता है और गढ़वाल में हर्षदेव की, लेकिन गढ़ नरेश ने उस समय हर्षदेव जोशी की सहायता नहीं की, बार बार बोला, हर बार पराजित होकर श्रीनगर आ जाता है, लेकिन इस समय क्या किया था, सहायता नहीं किया था। अगला बिंदु है, अंतिम राजा महेंद्र चंद बनता है 1788 से लेकर के 1790 तक। नोट कर लीजिएगा एक एक पॉइंट। 1788 में लाल सिंह ने अपने पुत्र महेंद्र चंद को कुमाऊं का राजा बनाया था। अगला बिंदु है, इसी बीच हर्षदेव जोशी ने गोरखाओं को आक्रमण का निमंत्रण दिया। देखिए, जब हर्षदेव जोशी ने ये देखा कि गढ़वाल का राजा मदद नहीं करेगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्र में नेपाल है, नेपाल यानी गोरखाओं को आक्रमण के लिए अब निमंत्रण देता है। आगे क्या हुआ, 1790 में गोरखाओं ने अमर सिंह थापा, सूरवीर थापा, हस्तीधर चौतरिया, जगजीत पांडे के नेतृत्व में कुमाऊं पर आक्रमण किया। अगला पॉइंट है, 1790 में महेंद्र चंद व गोरखाओं के मध्य हवाल बाग का युद्ध हुआ, जिसमें महेंद्र चंद की क्या हुई, पराजय हो जाती है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। इस प्रकार 1790 में कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हो जाता है। यहाँ से आगे गोरखा शासन लगेगा, जिसके लिए हम आगे अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम कुमाऊं के प्रमुख किले ये याद रखना। पहला है आपका सुई का किला, जो ब्रह्मदेव ने बनवाया था। यह सुई का किला दोस्तों कहाँ पे है, चंपावत में है। अगला राजबुंगा किला सोमचंद ने बनाया, चंपावत में। खगमरा किला भीष्मचंद ने अल्मोड़ा में। भीमताल का किला त्रिलोकचंद ने नैनीताल में। लाल मंडी का किला जिसे फोर्ट मोरा कल्याणचंद ने बनाया, अल्मोड़ा में। मल्ला महल रुद्रचंद। तल्ला महल किसने बनाया था, उद्योगचंद ने। और नेथड़ा का किला जो गोरखा कालीन माना जाता है, कहाँ पे है, अल्मोड़ा में। दोस्तों, चंदों के प्रशासन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं आज इसी वीडियो में। चंदों के शासन में 36 रकम 32 कलम की वसूली होती थी, जिन्हें छत्तीसी कहा जाता था। अगला बिंदु है, चंदों की जो मुद्रा थी वो तांबे का टका थी। अगला पॉइंट देखिए, कर्मचारियों को दी जाने वाली नगद धनराशि को रोजीना कहा जाता था। दोस्तों, जो नगद धनराशि यानी एक तरीके से इनको सैलरी दिया जाता था, जिसे रोजीना कहा जाता था। फांसी ऊंचे पहाड़ी पर दी जाती थी, जिसे सूली का डांडा कहा जाता था। अगला बिंदु है, पंचायती कचहरी को पंचनवेशी के नाम से चंदों के शासनकाल में जाना जाता था। और चंदों के समय में कुछ
कुख्यात जो कारागार था वो सीराकोट था और ये सीराकोट पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी क्षेत्र सीरा कहलाता है। ये पिथौरागढ़ है और यहीं पे सीराकोट किला भी माना जाता है। इसमें राजा दीपचंद और उसके 2 पुत्रों को रखा गया था इसी सीराकोट के किले में। अगला फैक्ट है दोस्तों, राजा द्वारा प्रदान की गई जमीन का स्वामी थातवान कहलाता था। नगद टैक्स या कर देने वाला को सिरतान कहा जाता था। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बिंदु की सिरतान क्या था या थातवान क्या था, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। कारागार का बंदी जो कारागार में बंद था वह अपने स्थान पर परिवार के किसी सदस्य को रखकर जा सकता था, यानी एक इस प्रकार से व्यवस्था थी, जेल का कैदी किसी को रख करके कुछ समय बाहर आ सकता था। अगला बिंदु है दोस्तों, बाज बहादुर चंद ने अपने दरबार में कई मुस्लिमों की नियुक्ति की थी और आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है कि दिल्ली मुगलों में कौन सा ऐसा शासक था जिसने सर्वाधिक हिंदुओं की नियुक्ति की थी, ये कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। चंदों का राज्य चिन्ह गाय था। अगला बिंदु है, दारमा जोहार में ग्राम का मुखिया को बूढ़ा कहा जाता था। पंचायतों करने वाले स्थान को बूढ़ा चौरा कहा गया था। चंदों के राज्य का विभाजन परगने, गरखे और ग्रामों में था। ये देखिए इस प्रकार से परगने होंगे, फिर इसके अंदर गरखे होंगे, फिर अंदर क्या होगा, ग्राम होंगे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी जिसका प्रमुख ग्रामीणी होता था। प्रमुख कर है जो बार बार पूछे जाते हैं। पहला कर है दोस्तों सिरती कर, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यह नगद कर था जो भोटिया व्यापारियों से लिया जाता था। अगला है कनक, यह सोका या भोटिया व्यापारियों से ये भी लिया जाता था। बेकर जो कि अनाज के रूप में, ये आप याद कर लेना, बेकरी वहाँ क्या होता है, अनाज का बनता है तो अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर। जूलिया या सांगा यानी यदि नदी पुलों पर लगाए जाने वाला कर। इस प्रकार से 36 कर इन्होंने लगाए थे। कटक सेना के लिए, सेना का पर्यायवाची कटक। कनक अलग है जो सोका व्यापारियों से है और कटक होता है आपका सोने के लिए लिया गया कर। खैनी एक प्रकार का कुली बेगार था। कुली बेगार प्रथा उत्तराखंड में था। भाग घराटों पर लगाया गया कर। राखिया सावन के महीने, रक्षाबंधन, जनेऊ संस्कार आदि के अवसर पर, यानी उस समय से अगर कोई शुभ कार्य करता था तब भी टैक्स देना पड़ता था। पान या टांडा कर, सूती या ऊनी वस्त्र बुनकरों पर। मांगा कर युद्ध के अवसर पर लिया जाने वाला कर, यानी युद्ध चल रहा था तो उस समय भी जनता को टैक्स देना पड़ता था, जिसे मांगा कर कहा जाता था। मझारी कर कामकारों या हरिजनों से लिया जाने वाला कर। गरखा, इसका उल्लेख मोनाकोट ताम्रपत्र में भी हुआ है। अगला आपको ध्यान देना है दोस्तों, ये क्या था, सीकदार नेगी, एक प्रश्न बना हुआ था। परगना अधिकारी को देकर लक्ष्मीचंद ने मोनाकोट ताम्रपत्र में इसे 2 रुपये निर्धारित किया था जो सीकदार नेगी के लिए दिया जाता था। भंडारों में जमा अनाज को राजा तक पहुंचाने या खेतों में काम करने वाले गुलामों को कैनी कहा जाता था। ये याद रखिएगा दोस्तों, चंदों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चंदों के समय में कैनी क्या था, तो एक प्रकार से गुलाम थे या जो भंडारों में काम करते थे, ये आपको ध्यान देना है। आगे हम दोस्तों इसके बाद महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को फैक्ट पढ़ेंगे, लेकिन वो हम अगली वीडियो में जो चंदों के जो भी हमने अब तक पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्न उत्तर हम लोग ज़रूर करेंगे। तो अगली वीडियो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार से हम छोटी छोटी वीडियो को लेकर के लगभग हमने 5 वीडियो बना दी और उन 5 वीडियो में पूरा चंदवंश हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो अगले पंवार या गोरखाओं के बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे, तो ज़रूर बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी इसके बारे में पता लग जाए। छोटे यानी किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है यदि आप लोग देख रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से वीडियो और नोट्स टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।